परमाणु संरचना पढ़ रहे थे हम। परमाणु संरचना में हम पढ़ेंगे, आज का टॉपिक है प्रकाश विद्युत प्रभाव। प्रकाश विद्युत प्रभाव जो है वो हेनरिक हर्ट्ज ने दिया था, और हर्ट्ज के अकॉर्डिंग जब किसी धातु की सतह पर, कोई धातु ली आपने और कुछ ही धातुएं प्रकाश विद्युत प्रभाव प्रदर्शित करती है, जैसे कि रुबीडियम, सीजियम, पोटेशियम। इन धातुओं की सतह पर जब उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश डालते हैं तो उन्होंने देखा कि धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश विद्युत प्रभाव। तो यहां पर देखिए, आपने h न्यू आवृत्ति का प्रकाश डाला। h न्यू क्या है? ऊर्जा है। E इज इक्वल टू एच न्यू। आपने न्यू आवृत्ति का प्रकाश डाला तो प्रकाश की ऊर्जा क्या होगी? E इज इक्वल टू एच न्यू। प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के अकॉर्डिंग यहाँ पर देखिए, h न्यू आवृत्ति का आपने प्रकाश डाला तो यहाँ धातु की सतह पर जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में इन्वॉल्व है, वो बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन जो है इनको क्या करना पड़ेगा? फ्री करना पड़ेगा। तो कुछ एनर्जी तो इन इलेक्ट्रॉन को बॉन्ड से फ्री करने के लिए यूज में आती है, और बाकी बची हुई एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक ऊर्जा के रूप में मिल जाती है, यानी कि गतिज ऊर्जा के रूप में मिल जाती है। तो यहाँ पर देखिए ये h न्यू नॉट ऊर्जा है जो इलेक्ट्रॉन को धातु की सतह पर क्या करेगी? फ्री कर देगी, और यहां से इलेक्ट्रॉन को आप क्या देंगे? काइनेटिक एनर्जी देंगे। तब कहीं जाकर इलेक्ट्रॉन जो है वो धातु की सतह से इजेक्ट होगा, यानी कि बाहर निकलेगा। तो उसके लिए उसको काइनेटिक एनर्जी चाहिएगी। इसका मतलब है कि अगर कोई धातु प्रकाश विद्युत प्रभाव दर्शाएगी, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको h न्यू ऊर्जा देनी पड़ेगी, जो h न्यू नॉट और हाफ mv स्क्वायर का क्या होगी? योग होगी। यहाँ पर ये जो फॉर्मूला है ये किसने दिया था? आइंस्टीन ने दिया था। आइंस्टीन जो है उन्होंने प्लांक के क्वांटम सिद्धांत का उपयोग करके प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या की थी, यानी कि उसको समझाया था। हर्ट्ज ने तो ये कहा था, सबसे पहले प्रयोग से ये कहा था, प्रकाश विद्युत प्रभाव दिया था। उसने कहा था कि कुछ धातुएं हैं जैसे कि रुबीडियम, सीजियम और पोटेशियम, इन धातुओं की सतह पर जब आप उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश डालते हैं तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते हैं, यानी कि उत्सर्जित होते हैं। यहाँ पर देखिए, वो आवृत्ति जो किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक है, वह न्यूनतम आवृत्ति जो प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना के लिए रेस्पॉन्सिबल है, उसको हम दहली आवृत्ति कहते हैं। इस आवृत्ति से कम आवृत्ति का अगर आप प्रकाश देंगे तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होगा, यानी कि प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना जो है वो प्रदर्शित नहीं होगी। अब यहाँ आप न्यू जीरो से अगर एनर्जी बनाओगे तो क्या होगी? h न्यू नॉट। यहाँ पर h न्यू नॉट जो है वो न्यूनतम ऊर्जा है जो प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना के लिए, यानी कि इलेक्ट्रॉन को फ्री कराने के लिए जरूरी होती है। इसको कार्य फलन या वर्क फंक्शन कहते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, h न्यू नॉट क्या है? कार्यफलन। न्यू नॉट क्या है? दहली आवृत्ति। E इज इक्वल h न्यू क्या है? आपने वो ऊर्जा जो आपने डाली है किस पर? धातु की सतह पर डाली है। इसमें से इस ऊर्जा का कुछ पार्ट इलेक्ट्रॉन को फ्री कराने में काम आता है, और कुछ पार्ट, बाकी की जो एनर्जी है वो इलेक्ट्रॉन को मिल जाती है काइनेटिक एनर्जी के रूप में। तो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा जितनी ज्यादा होगी, ये जो आपने प्रोवाइड की है एनर्जी, ये जितनी ज्यादा होगी उतनी ही गतिज ऊर्जा ज्यादा होगी। तो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा निर्भर करती है आपने जो एनर्जी दी है उसकी आवृत्ति पर। आवृत्ति पर निर्भर करती है इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा। अगर आप आवृत्ति बढ़ाएंगे तो गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाएगी, लेकिन अगर आप तीव्रता बढ़ाएंगे, आपने प्रकाश की तीव्रता बढ़ा दी, तो अगर प्रकाश की तीव्रता बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी जो धातु की सतह से फ्री होंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी बार निकलेगी ये डिपेंड करता है प्रकाश की तीव्रता पर, जबकि इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा कितनी होगी ये डिपेंड करेगा प्रकाश की आवृत्ति पर। ठीक है, यहाँ पर देखिए, आपको इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आएंगे, आपको ये फॉर्मूला लर्न करना है। तो यह है प्रकाश विद्युत प्रभाव। नेक्स्ट है परमाणविक स्पेक्ट्रा या आणविक स्पेक्ट्रा आप कह सकते हैं इसको। तो उसके लिए आपको पहले पढ़ना पड़ेगा कि स्पेक्ट्रम क्या होता है। आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा है कि जब आप श्वेत प्रकाश को
प्रिज्म पर डालते हैं तो प्रिज्म में से रंगीन पट्टियों की श्रृंखला के रूप में प्रकाश फैल जाता है, और इस रंगीन पट्टियों की श्रृंखला को ही आप क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम कहते हैं। श्वेत प्रकाश को आपने प्रिज्म पर डाला तो इस तरह से इसका प्रकाश जो है वो बट जाता है 7 रंग की पट्टियों में, इस तरह से। तो इस तरह का स्पेक्ट्रम जो है इसको क्या कहते हैं? आप स्पेक्ट्रम कहते हैं। यहां पर आप देखेंगे तो आपको यहाँ 7 कलर दिखाई देंगे, और आप ये देखेंगे कि रेड कलर जिसकी लैम्डा सबसे ज्यादा है उसका विचलन सबसे कम हुआ है, और वॉयलेट यानी बैंगनी कलर जिसकी तरंगदैर्ध्य सबसे कम है उसका विचलन सबसे ज्यादा होता है। यहाँ पर इसकी परास पूछ लेंगे तो ये होता है विचलन 7.50 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर 14 हर्ट्ज से 4 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर 14 हर्ट्ज के बीच में इसकी क्या होती है? परास या रेंज होती है इस स्पेक्ट्रम की। तो हर्ट्ज क्या होता है? आवृत्ति का सूत्र होता है। ये आवृत्ति की रेंज दे रखी है, याद रखिए। लैम्डा सबसे ज्यादा, जिसकी लैम्डा सबसे ज्यादा होगी उसकी आवृत्ति सबसे कम होती है। तो बैंगनी रंग की आवृत्ति सबसे ज्यादा होगी और लैम्डा सबसे कम होगी। आपको ये देखना है कि बैंगनी रंग की तरंगदैर्ध्य जिसकी सबसे कम है उसका विचलन सबसे ज्यादा हो रहा है। तो ये स्पेक्ट्रम जो है इसको कहते हैं सतत स्पेक्ट्रम। इसको सतत स्पेक्ट्रम कहा जाता है, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, क्योंकि इसमें एक कलर दूसरे कलर के अंदर क्या होता है? मर्ज होता है। जहां एक कलर खत्म होता है उससे पहले ही दूसरा कलर क्या हो जाता है? स्टार्ट हो जाता है। तो ये स्पेक्ट्रम जो होता है सतत स्पेक्ट्रम होता है। लेकिन अगर आप परमाणविक स्पेक्ट्रम की बात करो तो वो एक असतत स्पेक्ट्रम का एग्जाम्पल है। सतत स्पेक्ट्रम का एग्जाम्पल क्या है? इंद्रधनुष। इंद्रधनुष जो है उसमें आपको इसी तरह का स्पेक्ट्रम मिलता है। जबकि आप परमाणविक स्पेक्ट्रा की बात करो तो ये एक प्रकार का असतत स्पेक्ट्रा है। ठीक है, इसको आप लाइन स्पेक्ट्रा भी कहते हैं। लाइन मतलब रेखा स्पेक्ट्रम भी कहा जाता है। यहाँ पे देखिए आप, मैं आपको परमाणविक स्पेक्ट्रा समझाऊंगी एक एग्जाम्पल से। परमाणविक स्पेक्ट्रा जो होता है उसमें अपन बात करते हैं उत्सर्जन स्पेक्ट्रम की और अवशोषण स्पेक्ट्रम की। मैं इसको एग्जांपल के साथ ही एक्सप्लेन करती हूँ। देखो क्या होगा कि आप कोई सैंपल लेंगे, सैंपल मतलब कोई भी केमिकल पदार्थ ले लेंगे, आपके पास सैंपल है। अब आप क्या कर रहे हैं, आपको पता है कि हर जो पदार्थ है उसमें क्या होते हैं? तत्वों के परमाणु या अणु होते हैं, और हर परमाणु का अपना एक अभिलाक्षणिक गुणधर्म होता है कि वो कुछ विशेष रंग की तरंगदैर्ध्य को ही अवशोषित कर सकता है, सब रंग की तरंगदैर्ध्य को अवशोषित नहीं कर सकता। हमने देखा VIB, GY, OR अलग अलग रंगों की तरंगदैर्ध्य क्या होती है? अलग अलग होती है। वो 400 नैनोमीटर से लगाकर 750 नैनोमीटर के बीच में होती है। तो यहाँ पर जो परमाणु होते हैं इस किसी भी सैंपल के अंदर, वो क्या करेंगे? कुछ विशेष रंग की तरंगदैर्ध्य को ही अवशोषित कर पाएंगे। सपोज कि मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं कि ये आपके पास सैंपल है, आपने इस पर श्वेत प्रकाश डाला तो व्हाइट लाइट में तो सातों रंग है, सातों रंग की तरंगदैर्ध्य है। लेकिन जैसे ही आपने इस पर सैंपल में डाला तो ये सैंपल क्या करेगा? ये कुछ रंगों की तरंगदैर्ध्य को क्या कर लेगा? एब्जॉर्ब कर लेगा। सपोज कि इसने इंडिगो और येलो कलर को क्या कर लिया? एब्जॉर्ब कर लिया। ठीक है, अब क्या होगा? आपने ये इंडिगो और येलो कलर एब्जॉर्ब कर लिया, यहाँ पर क्या होगा? जो इसमें से निकलेगी लाइट उसमें अब इंडिगो और वॉयलेट कलर के रेस्पेक्ट में आपको यहाँ स्पेक्ट्रम में कोई लाइन नहीं मिलेगी, लेकिन बाकी रंगों के रेस्पेक्ट में आपको मिलेगी। तो आपको V के लिए मिलेगी, फिर I के लिए नहीं मिलेगी, तो वहां क्या मिलेगा आपको? काली रेखा मिलेगी। क्या मिलेगी आपको? यहाँ पर ब्लैक लाइन मिलेगी। किसके जगह पर? इंडिगो कलर की जगह पर। क्यों? क्योंकि वो तो सैंपल ने क्या कर लिया? एब्जॉर्ब कर लिया। फिर आप देखेंगे तो B ब्लू कलर की रेखा मिलेगी चमकीली आपको, G की मिलेगी, फिर Y की नहीं मिलेगी, इसकी जगह पे भी आपको क्या मिलेगी? एक ब्लैक लाइन मिलेगी। यहाँ पर देखिए, फिर आपके पास O की मिलेगी और R की मिलेगी।
क्योंकि इंडिगो और येलो कलर को इसने ऑब्जर्व कर लिया। तो आपको क्या मिल रहा है, एक चमकीला स्पेक्ट्रम है और उसके अंदर कुछ काली लाइनें मिल रही है। तो ये वाला स्पेक्ट्रम जो है ये कहलाता है अवशोषण स्पेक्ट्रम, जिसमें आप क्या करते हैं, सैंपल पर कंटिन्यूसली श्वेत प्रकाश डालते हैं तो सैंपल उसमें से कुछ विशेष तरंग दैर्ध्य को अवशोषित कर लेता है। तो उन विशेष तरंग दैर्ध्यों के संगत आपको चमकीले स्पेक्ट्रम में काली लाइनें प्राप्त होती है। तो ऐसा स्पेक्ट्रम क्या कहलाता है, अवशोषण स्पेक्ट्रम कहलाता है। लेकिन अगर आप उत्सर्जन स्पेक्ट्रा की बात करो तो अब क्या करोगे, जब आप सैंपल को पढ़ा रखोगे तो क्योंकि ये सैंपल एनर्जी को एब्जॉर्ब करके क्या हो गया है, उत्तेजित हो गया है, एक्साइटेड स्टेट में चला गया है, और जब वापस ग्राउंड स्टेट में आएगा तो ये जिन किरणों को इसने एब्जॉर्ब किया था उनको ये क्या करेगा, अब उत्सर्जित करेगा। तो उस उत्सर्जित विकिरण का जो स्पेक्ट्रम होगा उसे आप क्या कहेंगे, उत्सर्जन स्पेक्ट्रम। तो यहाँ पर देखिए, जब ये सैंपल पड़ा रहेगा तो ये कुछ समय पश्चात क्या करेगा, ये इंडिगो और वॉयलेट जो लाल रंग की तरंग दैर्ध्य है, इंडिगो कलर और येलो कलर की जो तरंग दैर्ध्य है उसको क्या करेगा, एमिट करेगा यानी उत्सर्जित करेगा। तो आपको क्या मिलेगा, इस स्पेक्ट्रम में सिर्फ इंडिगो और येलो के लिए ही चमकीली लाइन मिलेगी और बाकी पूरा स्पेक्ट्रम कैसा मिलेगा, काला। तो ये जो स्पेक्ट्रम है इसमें ये कैसा है, इसमें काले स्पेक्ट्रम में आपको एक दो चमकीली लाइनें मिल रही है। तो ये स्पेक्ट्रम क्या कहलाएगा, उत्सर्जन स्पेक्ट्रम। अब आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि क्या होता है अवशोषण स्पेक्ट्रम और क्या होता है उत्सर्जन स्पेक्ट्रम। अवशोषण स्पेक्ट्रम चमकीले स्पेक्ट्रम में आपको कुछ ब्लैक लाइनें मिलेगी, किस तरंग दैर्ध्य के संगत, जो तरंग दैर्ध्य की लाइट जो है सैंपल ने एब्जॉर्ब कर ली है। जबकि आपको उत्सर्जन स्पेक्ट्रम में उन्हीं तरंग दैर्ध्यों के लिए चमकीली लाइन मिलेगी जो सैंपल ने क्या की थी, एब्जॉर्ब करके अब एमिट की है। तो बाकी पूरा स्पेक्ट्रम आपको कैसा मिलेगा, काला मिलेगा। तो इस स्पेक्ट्रम को उत्सर्जन स्पेक्ट्रम कहते हैं। और यही किसी तत्व के लिए क्या होता है, अभिलाक्षणिक होता है और ये तत्वों के लिए फिंगरप्रिंट का काम करता है। इससे हम किसी भी तत्व को पहचान सकते हैं रासायनिक विश्लेषण में। तो रासायनिक विश्लेषण में तत्वों को पहचानने के लिए इस स्पेक्ट्रम, उत्सर्जन स्पेक्ट्रम का प्रयोग किया जाता है और इसी को हम लाइन स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, कुछ तत्व हैं जैसे कि स्कैंडियम, गैलियम, थेलियम, इंडियम, रुबिडियम, सीजियम, इन तत्वों की खोज जो है इनके खनिजों के स्पेक्ट्रमी विश्लेषण से ही हुई है। इनके खनिजों का स्पेक्ट्रमी विश्लेषण किया गया और इन तत्वों की खोज की गई। तो ये आपको ध्यान रखना है, इन तत्वों का, खनिजों का स्पेक्ट्रमी विश्लेषण किया गया और इन तत्वों की खोज की गई। तो इस तरह से ये जो स्पेक्ट्रम है ये तत्वों के लिए क्या करता है, फिंगरप्रिंट का काम करता है। हीलियम की खोज जो है सूर्य के अंदर वो भी इसी स्पेक्ट्रमी विश्लेषण से हुई है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम।